नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बागेश्वर से बड़ी खबर है। अवैध शराब के साथ में शातिर गिरफ्तार किया गया है। मौके से 56 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। 2.5 लाख आंकी गई है। बरामद की गई शराब की कीमत, पिकअप वाहन को भी सीज किया गया है। तो बड़ी खबर बागेश्वर से, अवैध शराब के साथ में शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से 56 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है और बरामद की गई शराब की कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही साथ एक पिकअप वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। के खिलाफ लगातार अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो पहले हमें जो है लगातार बैक टू बैक चरस में उपलब्धियां मिली हैं। तो ऐसे ही अभी जो है रैंडम चेकिंग में हमें एक पिकअप में 56 पेटियां जो है वो अंग्रेजी शराब की बरामद हुई हैं। तो इसमें जो है एक मैसेज ये है मेरी तरफ से लोगों को कि जो भी अवैध नशे के खिलाफ जो भी है, चाहे वो चरस है, चाहे वो शराब है, चाहे वो स्मैक है, तो वो जो है हम किसी भी तरीके से बख्शेंगे नहीं। उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स अपना काम लगातार करती रहे। वन विभाग केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगा और उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से इको टास्क फोर्स को दिया जाने वाला फंड समय पर नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से काम में दिक्कतें आ रही हैं। अब राज्य सरकार केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेज रही है कि 90 और 10 के अनुपात में इको टास्क फोर्स को केंद्र से फंड मिले, जिससे कि इनका योगदान लगातार बना रहे। इसकी प्राथमिकता आज भी है। तो एक तो निर्णय ये हुआ कि इसकी कंटिन्यूटी पर कोई असर नहीं आने दिया जाएगा। दूसरा, इसमें जो 4 कंपनियों में 2 कंपनियां मैंने आपको बताया कि जिनका फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 2 कंपनियों को राज्य सरकार को देना होता है और राज्य सरकार की देयता 135 करोड़ हो गई। इसलिए 90-10 के रेशियो पे इको टास्क फोर्स पे भी वही फॉर्मूला अपनाया जाए। इसलिए सबमिशन हमारा भारत सरकार को रहेगा और जो 135 करोड़ उसको विभव कर दिया जाए, ताकि जो ये देयता हम पे बनी है ये आउटस्टैंडिंग बनी न रहे। और कोटद्वार से बड़ी खबर है। नगर निगम ने 24 लाख के घोटाले का मामला सामने आया। फरार चल रहे अकाउंटेंट पंकज रावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घोटाले में संलिप्त पार्षद कुलदीप कंबोज और एक महिला को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। नगर निगम में 24 लाख के घोटाले के बाद 96.35 लाख का घोटाला भी सामने आया है और इस 96.35 लाख के घोटाले का मास्टरमाइंड भी अकाउंटेंट पंकज रावत है। बरसागी देहरादून से बड़ी खबर है। अवैध मजार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शहर भर में 17 में से 15 मजारें हटाई गई हैं। अवैध कब्जे पर मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान भी सामने आया। वन विभाग की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण को लेकर एक्शन में धामी सरकार। लगातार अधिकारियों को सीएम धामी ने कड़े निर्देश दिए और तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। तो 17 में से 15 अवैध मजारों को हटाया गया, जिसके बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा अभियान भी सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि अवैध अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही। अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि धार्मिक किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं है। किसी तरह की भी धार्मिक अगर अतिक्रमण होगा धार्मिक गतिविधियों को लेकर, तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। रुड़की से बड़ी खबर है। अतिक्रमण को लेकर एक्शन में रेलवे विभाग। अशोकनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। तो रुड़की में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। तो मतलब काफी समय से था जो है, इसको आज हमने रेल की जमीन पे जो अनऑथराइज इस तरह का एनक्रोचमेंट था उसको पूरा हटवा रहे हैं और
रेल की जो बाउंड्री लाइन है, सीमा है, उस पर अपना जो है ना बाउंड्री स्टोन लगवा रहे हैं। नोटिस तो इनको कई बार दिया, लेकिन ये लोग सुनते नहीं थे। अब ये कार्रवाई करने में हम लोग मजबूर हुए जो है कि अपने रेल की जमीन को खाली कराना, एक इंच रेल की जमीन छोड़ा लेनी इन लोगों से। देहरादून से बड़ी खबर, एयरपोर्ट को जाने वाले धनियारी ओवरब्रिज पर दरार आई है। सड़क पर दरार आने के बाद यातायात बाधित हुआ है। सड़क निर्माण पर अब सवाल उठ रहे हैं। सियासत भी तेज हो गई है और निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। तो सड़क निर्माण को लेकर अब लगातार सवाल भी उठाया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से सरकार का पुतला दहन करके प्रदर्शन भी किया गया है। तो सड़क निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब सियासत भी तेज हो गई। निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक तरफ सड़क पर आई दरार है, दूसरी तरफ अब कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ हमला बोला जा रहा है। सरकार का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई है। तो धनियारी ब्रिज पर दरार आने के बाद फिलहाल के लिए आवाजाही इस ब्रिज से बंद कर दी गई है, लेकिन अब निर्माण कार्य को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ पुतला भी दहन किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ये सरकार बताए हमें कि इन मौतों का कौन जवाबदेह होगा। जो एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटनाएं घटती हैं, कौन इनको जो है आगे लाएगा, कौन उनको सजा देगा, उन अधिकारियों को कौन सजा देगा। कई बार हम लोगों ने जो है जिला पंचायत में बातें उठाई है कि ये पुल जो गिर रहे हैं इनकी देखरेख कौन करेगा, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार जब तक वो हमें ठीक करना है, उस पुल को बनाना है, तब ध्यान नहीं देगी। जब कोई दुर्घटना घट जाएगी तब उस पर ध्यान देगी। आज जैसे ही पता चला, मैं तो कहूंगा कि देर रात में हमें पता चला, देर रात में ही मैंने ईएनसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि एज अर्ली एज पॉसिबल वो जाएं, जाके खुद देखें और देख के हमें तथ्यात्मक रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं। और अगर उसके बाद अगर लगता है कि किसका दोष है, दोष पाया जाता है, तो उस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हरिद्वार से बड़ी खबर है, पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या पर मुकदमे से जुड़ी खबर है। पीड़ित ड्राइवर की धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज। आज भी घंटों हिरासत में रहे विनोद आर्या। तो पुलिस विनोद आर्या को कल कर सकती है गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। पीड़ित ड्राइवर का धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया। आज भी घंटों हिरासत में रहे विनोद आर्या। और अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या के बाद उसके पिता की मुश्किलें बढ़ गईं। दरअसल विनोद आर्या पर उनके ड्राइवर ने कुकर्म की कोशिश का आरोप लगाया है। बेटे के बाद अब पिता पर मुसीबत। बुरे फंसे पूर्व मंत्री जी। विनोद आर्या पर ड्राइवर का बड़ा आरोप। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या जहां हत्या के आरोप में जेल में बंद है, वहीं उसके पिता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल विनोद आर्या पर उनके ही एक ड्राइवर ने कुकर्म की कोशिश और एक्सीडेंट करवाने का आरोप लगाया है। वहीं आरोप लगते ही विनोद आर्य फरार बताए जा रहे हैं। मैं ड्राइवर की जॉब के लिए ये पूर्व राज्य मंत्री छुटमपुर का सब में रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिन करोड़ का पुलकित आर्या है वो अंकिता भंडारी केस में दे रहे हैं, वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्या, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के पिता और साथ साथ पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप कुकर्म करने की कोशिश पे लगे हैं। अभी हम विनोद आर्या के घर के पास हैं और इस फिलहाल उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। जो उनके परिजन हैं वो कह रहे हैं कि विनोद आर्या जो है वो शहर से बाहर है।
इस बीच पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व मंत्री जी के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ में रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। जब वह थाने पहुंचा तो उसमें पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें संगीन धाराएं बन रही है और उन धाराओं के परिप्रेक्ष्य में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 377, 307, 504, 506 आईपीसी अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, विवेचना प्रचलित है। इसके दौरान अगर जो वारदात हुई है उसकी पुष्टि होगी तो संबंधित धाराओं में अगर गिरफ्तारी बनेगी तो गिरफ्तारी की जाएगी। पहले बेटे और अब खुद पर लगे आरोपों के बाद आने वाले वक्त में विनोद आर्य की परेशानी और बढ़ सकती है। पुलिस प्रशासन के सख्त एक्शन के बीच जल्द उनकी गिरफ्तारी के भी कयास लगाए जा रहे हैं। करने की कोशिश साथ साथ जान से मारने की कोशिश भी विनोद आर्य द्वारा की गई है और इसका आरोप सहारनपुर के छुटमलपुर के रहने वाले एक निवासी ने की है और साथ साथ ये जो मामला है ज्वालापुर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस जांच पर जुड़ गई है। तुषार गुप्ता, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। देहरादून से बड़ी खबर है, शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। प्रदेश में शिक्षकों के 2648 पदों पर अब भर्ती होगी। एनआईओएस से डीएलएड शिक्षकों के मामले में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सितंबर 2022 के फैसले पर रोक लगाई है। तो प्रदेश में अब शिक्षकों के 2648 पदों पर भर्तियां होंगी। देहरादून से बड़ी खबर है, शिक्षकों की भर्ती का अब रास्ता साफ हो गया है। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये राहत भरी खबर है। प्रदेश में शिक्षकों के 2648 पदों पर अब भर्तियां होंगी। नैनीताल से बड़ी खबर, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर रोक। बोर्ड ने उद्योगों के संचालन की एनओसी रद्द की थी। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक बंद पर रोक लगाई है और 20 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो बड़ी खबर है, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर रोक। बोर्ड ने उद्योगों के संचालन की एनओसी रद्द की थी और हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक बंद पर रोक लगाई। 20 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने आदेश पारित करे थे 7 जुलाई से। उसके बाद 3 या 4 आदेश इसके अंदर हुए, जिसके अंदर कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं उसके तहत जो प्रक्रिया करी गई है प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड इंपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए, उन्हें रजिस्टर कराना है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी और एक एक्शन प्लान देना है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो कोर्ट ने पिछली बार कुछ नाराजगी भी जाहिर करी थी। 2 दिसंबर 2022 को स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत ये था कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो प्लास्टिक में डील कर रही हैं, जितनी यूनिट्स हैं जो प्लास्टिक में डील कर रहे हैं, उन सबकी कंसेंट विड्रॉ कर ली गई थी राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा। 20 को 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को जितेंद्र यादव जो पीआईएल है, उस पीआईएल पे एक बहस होनी है। हम और उत्तराखंड के पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद के खिलाफ विजिलेंस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। विजिलेंस की टीम ने हरिद्वार, नैनीताल समेत यूपी में किशन चंद की तलाश में छापेमारी की है। उत्तराखंड विजिलेंस निदेशक एडीजी अमित सिन्हा ने कहा है कि किशन चंद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में जांच चल रही है। देखिए, हम लोग का तो प्रयास है, टीमें हमने बनाई हुई हैं और मैं तो बल्कि उनके परिजनों से अपील भी कर रहा हूं कि वो बयान देने आए कम से कम, बिकॉज बयान देना बड़ा आवश्यक है। वो चूंकि हमें बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे इस बहुत महत्वपूर्ण जांच में, तो इसी कारण से हमें दबिश की टीम निकालनी पड़ी। और मेरा आप लोग के माध्यम से उनके सहयोगियों को भी अपील होगी कि कम से कम उसे ये समझाएं कि एक बार आकर वो अपना बयान दें। अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही 11वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन देहरादून में किया गया। सीएम धामी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के नेतृत्व में यह पहला मौका होगा जब उत्तराखंड इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इससे पूर्व उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और
एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर चुका है। प्रतियोगिता 18 दिसंबर तक होगी। राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों की 28 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। 5 दिवसीय चैंपियनशिप में 334 पुरुष और महिला तीरंदाज भाग लेंगे और प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस आयोजन में प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता में 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। खिलाड़ियों की जो चयन प्रक्रिया है उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, उसको भी पारदर्शी बनाया गया है, जिसके कारण से हमारे योग्य क्षमतावान खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और उसका परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज खेल का कोई भी मैदान हो, हर खेल के मैदान पर भारत का तिरंगा लहराता है। खिलाड़ियों की जो चयन प्रक्रिया है उस उत्तराखंड पुलिस को इसके सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं कि एक अभूतपूर्व खेल का ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। हमारे जो क्षमतावान खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, उन सभी को आगे आने का अवसर मिले। हम नई खेल नीति लेकर आए हैं, उसमें लगातार हम संशोधन कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं घोषणा करता हूं कि खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया जाएगा और आने वाली भर्तियों में जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। व्यवस्था थी 2011 तक थी, 11 के बाद बंद हो गई किन्हीं कारणों से। कहीं न कहीं कोई न कोई माननीय न्यायालय का कोई उसमें व्यवस्था भी वो है, तो उस व्यवस्था को पुनः लागू करना या नए रूप में लागू करने का अनुरोध है। और पहाड़ समाचार में खबरें लगातार जारी। रुकते यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। इमामी हेल्थी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट सोयाबीन ऑयल, इसमें है सबसे कम एब्जॉर्प्शन, कम चिपचिपा और हल्का। इमामी हेल्थी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट सोयाबीन ऑयल। 1 लीटर हेल्थी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट सोयाबीन तेल के साथ 15 रुपए का मंत्रा हल्दी फ्री। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा झाग, 2 जल्दी से साफ, 3 मेल फ्री त्वचा। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बात। कुछ पैसे बोरो करने थे। हेलो, लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का, भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। बागेश्वर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का इस बार भव्य आयोजन होगा। सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। आयोजन का दायरा बढ़ाने के साथ ही इस बार मेले में जन सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
वहीं क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा देने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की मुहिम में भी आला अधिकारी जुट गए। तो इस बार उत्तरायणी मेले को भव्य बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही। तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो आयोजन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गए। सीएम धामी ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए कि पर्यटन और लोकल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आला अधिकारी लगातार काम करें और इस मेले को भव्य बनाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि सूचना विभाग के द्वारा इस समय में जो विस्तृत सामग्री है सूचना से संबंधित वो ज्यादा से ज्यादा प्रसारित की जाए ताकि लोगों को अवगत हो सके, जानकारी मिल सके कि जो बागेश्वर में 14 तारीख को उत्तरायणी का मेला लगता है उसको बहुत भव्य और दिव्य रूप में मनाया जाएगा ताकि एक तो उसका विस्तार विश्व पटल पर हो, पर्यटन के रूप में विकसित हो और पर्यटक भी वहां पर आए, जो हमारे प्रवासी लोग हैं उत्तराखंड के वो भी वहां पर आए और एक नई पहचान मिले। इसलिए वहां पर जो स्थानीय खाद्य हैं, स्थानीय हमारी जो लोक परंपराएं हैं, जो स्थानीय संस्कृति हैं, उनको संरक्षित करने के लिए और उनके संवर्धन के लिए दोनों तरीके से वो बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। उसको पंचायती राज विभाग से भी हम लोगों ने एक जो ग्राम स्थापना दिवस है उसको भी मनाने का निर्णय लिया है और हर ग्राम सभा ने अपना एक स्थापना दिवस निर्धारित किया है। उस दिवस को अपने गाँव में कोई भी आकर के अपने ग्राम से जुड़ सकता है, उसकी जो संस्कृति है उससे जुड़ सकता है और लोक पर्व और जो मेले हैं उनसे जुड़ सकता है। देहरादून में सीएम धामी ने ऊर्जा संरक्षण दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में बताया। क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, सुनाते हैं आपको। भारत माता की बंधु, मैं सबसे पहले तो ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज जहां सौर ऊर्जा, एलईडी बल्ब, ऐसे अनेकों जो नए नए ऊर्जा को संरक्षण को, ऊर्जा को कम खपत को सुनिश्चित करते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने वाले पहाड़ के 3 बहादुर बच्चों के नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग के तमिट गांव के रहने वाले नितिन रावत का भी नाम है। 18 साल के नितिन ने पिछले साल 12 जुलाई को अदम्य साहस दिखाते हुए गुर्दार के हमले से अपने भाई को बचा लिया था। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नितिन का नाम शामिल होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। तो 3 बच्चों के नाम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं, जिसमें एक नाम नितिन का भी है। इन्होंने गुलदार के हमले से अपने भाई को बचाया था, जिसके बाद पुरस्कार की लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया। तो रुद्रप्रयाग के रहने वाले नितिन, जिन्होंने गुलदार के हमले से अपने भाई को बचाया था, साहस का परिचय दिया था, अब इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। नारी मंदिर जा रहा था और रास्ते में भाई थोड़ा मेरे से आगे निकल गया था और हमारे गांव के नीचे कुआं है रास्ते में डाडू, तो मैं वहां पे पानी पी रहा था। तभी अचानक बाघ ने पीछे से किया हमला और जब मेरे पे हमला हुआ तो मेरे पैरों में भी चोट लगी थी, दोनों पैरों में, घुटनों में पैर में चोट लगी थी, दोनों पैरों में। और जब उसने मेरे पे दोबारा हमला किया तो मैंने उसके आगे के जो हाथ होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश की और वहीं पे एक सरिया का टुकड़ा था और जब मैंने शोर किया था तब उसके बाद गांव वाले आए और उसके बाद बाघ किसी और साइड चले गए थे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए इस बार उत्तराखंड से 3 नामों को भेजा गया है, जिसमें हमारे रुद्रप्रयाग जनपद के तमिंड गांव निवासी नितिन रावत का नाम भी शामिल है। नितिन रावत जी के द्वारा अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 12 जून 2021 को गुलदार के साथ संघर्ष में अपने और अपने भाई की जान को बचाया गया था। 2023 तक पीएम मोदी की सपने को पूरा करने के लिए केदारनाथ धाम में इन दिनों पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। प्रशासन की दिशा निर्देश पर 300 मजदूर दिन रात काम करने में जुटे हैं। केदारपुरी में निर्माण कार्य तेज, मौसम ने दिया साथ, कार्यों ने पकड़ी रफ्तार।
पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक्शन में सरकार। हर रोज गिरते तापमान और ठंड की मार के बीच इन दिनों केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य जोरों पर है। दिसंबर के महीने में केदारपुरी में चटक धूप खिलने से निर्माण कार्यों को करने में आसानी हो रही है। ऐसे में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए करीब 300 मजदूर दिन रात काम करने में डटे हैं। खुद हर स्थिति पर प्रशासन की तरफ से नजर रखी जा रही है। जैसे कि मिड दिसंबर आ गया है, लेकिन मौसम अभी फॉर्चुनेटली हमारे साथ दे रहा है और 300 से ऊपर लेबर वहाँ पे काम कर रही है। जितना भी हम लोग अभी मौसम को देखते हुए कार्य कर सकते हैं उसको हम फिनिश कर रहे हैं। केदारपुरी में पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण के निर्माण कार्य पर प्रशासन का जोर है। ऐसे में सभी काम सही ढंग से और समय पर पूरा करने के लिए वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक की भी मदद ली जा रही है। जैसे अगले सीजन जब शुरू होगा अप्रैल के आसपास, तब हम लोग फिर पुनः उसमें तीव्र गति से कार्य करेंगे और इस बीच चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो भारी आइटम्स हैं उसको हम लोग टाइमली पहुंचा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि जितना भी हम लोग प्रोग्रेस इस साल ले आए ताकि अगले साल का कार्य हमारा कामयाबी करें। साल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया, जिसके तहत यहाँ पहले चरण के सभी काम के साथ दूसरे चरण के 21 में से 4 कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही संगम घाट, क्यू मैनेजमेंट, 2 गेस्ट हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल, प्रशासनिक भवन, तीर्थ पुरोहित भवन, पुल समेत कई और कार्यों का निर्माण भी जोरों पर जारी है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ न्यूज स्टेट।